तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी केव का सीन दिखाया गया जहाँ पर डीमन मोहा लुंसा कैद था, मगर अब उसने वहाँ मौजूद डिवाइन रेलिक को अनलॉक किया है और ये कोई होली गॉड का रेलिक ना होकर डेथ गॉड गैलन का डिवाइन एसेंस था। उस रेलिक को हासिल करने के बाद तो डीमन मोहा लुंसा काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि मेरी नियति में लिखा था कि मैं एक गॉड बनूंगा और फाइनली मुझे मेरा रेलिक मिल ही गया। और उतने में उस रेलिक से बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिससे तो ज़ाओचिन भी पीछे की तरफ पुश होने लगा। मगर उसने ठान लिया था कि वो मोहा लुंसा को कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो मोहा लुंसा इस दुनिया को तबाह कर सकता था। और इसी वजह से ज़ाओचिन ने सीधे उस रेलिक की तरफ छलांग लगा दी। हालांकि मोहा लुंसा ये देखते साथ ही काफी ज्यादा बौखला गया और उसने ज़ाओचिन पर अपनी जबरदस्त एनर्जी से अटैक करते हुए उसे घायल करके पीछे की तरफ पुश कर दिया। वेल यहाँ पर ज़ाओचिन खून की उल्टियां निकाल रहा था, लेकिन मोहा लुंसा इतने पर नहीं रुकता। उसने तो वहाँ पर अपने ढेर सारे फॉर्मेशन क्रिएट कर लिए। साथ ही साथ अब उन्हीं फॉर्मेशन से क्रिस्टल रिलीज करते हुए ज़ाओचिन से कहने लगा कि तेरी जैसा फूटी कौड़ी का मॉर्टल कभी मुझे रोक नहीं सकता, तू तो आज मेरे ही हाथों मारा जाएगा। वेल इधर ज़ाओचिन उन क्रिस्टल से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था। इधर उस शार्प क्रिस्टल ने वहाँ मौजूद एक टावर को ब्रेक किया था, जिसका ऊपरी हिस्सा सीधे ज़ाओचिन पर हिट हो जाता है, लेकिन ज़ाओचिन ने फटाफट से उसी हिस्से को अपनी ढाल बना दिया। इधर मोहा लुंसा कहता है कि इस डिवाइन एसेंस को तो चर्च ऑफ लाइट के लोगों ने भी ट्रेस किया होगा, अब वो जल्दी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने पहुँच जाएंगे, इसलिए मैं तेरे जैसे मामूली कीड़े पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। सबसे पहला तो मैं इस डिवाइन रेलिक को कंज्यूम करूंगा और फिर एक बार मैं बस गॉडहुड में असेंड हो जाऊं, फिर तो मैं आराम से तुझे टॉर्चर कर सकता। तुझे तंग करने के लिए मैं एक स्वीट टाइम निकालने वाला हूँ, ताकि तुझे तड़प तड़प कर मरता हुआ देख कर मुझे मजा आ जाए। वैसे तो तू बड़ा ही किस्मत वाला है, क्योंकि आज तू एक गॉड की ताजपोशी को विटनेस करेगा। इधर ज़ाओचिन को पता था कि मोहा लुंसा को रोकना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बॉडी में मौजूद पावर उसे डिक्रीज होते हुए महसूस हो रही थी। तो ज़ाओचिन कहता है कि शायद मैं उस पावर को दोबारा से समन कर पाऊँ, जिसका यूज करके मैंने मोहा लुंसा पर हमला किया था। अगर ऐसा हो पाया तो मैं इसे हरा सकता हूँ। और अब हमें ज़ाओचिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर लाइफ एंड डेथ ऑर्ब आपस में ही रोटेट हो रहे थे। ज़ाओचिन को लगा कि वो इनसे पावर को समन कर सकता है, लेकिन उतने में वो दोनों ऑर्ब्स आपस में ही कोलैप्स हो गए। इधर मोहा लुंसा की खुशी का मानो कोई ठिकाना नहीं था। वो कहता है कि फाइनली मैं एक डिवाइन बनने वाला हूँ, अभी दुनिया मेरे कदमों में होगी। इधर ज़ाओचिन की डिमोनिक फॉर्म की पावर अपने आप एक्टिवेट हो गई, साथ ही उसकी पुरानी ब्लेड भी उसके हाथ में वापस आ चुकी थी। और अब ज़ाओचिन की एनर्जी से उसके सामने मौजूद टावर का पीस शैटर हो गया। और अब ज़ाओचिन बड़े ही गुस्से में आकर अपना एक जबरदस्त स्लैश रिलीज कर देता है, जो कि ड्रैगन के फॉर्म में जाकर सीधे मोहा लुंसा पर हिट हो गया था। और इसी एक ही हमले में मोहा लुंसा सीधे घुटनों पर आ गया। वो तो खून की उल्टियां निकालते हुए ज़ाओचिन से पूछने लगा कि ऐसी भयानक पावर तो पजेस कैसे कर सकता, बस एक बार मेरे गॉड बनने का इंतजार कर और फिर देखते जा मैं तुझे रिफाइन करके कितना गंदा पपेट बनाऊंगा। वेल यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ज़ाओचिन की बॉडी में मौजूद डोंग डोंग की प्रिंट अपने आप ग्लो करने लगी और उसी पावर ने इस केव में मौजूद एक एरो को एक्टिवेट कर दिया था। दरअसल ये एरो एक चट्टान में धंसा हुआ था, लेकिन ज़ाओचिन के ड्रैगन को देखते साथ ही उसमें से बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज होने लगी और अब वो एरो सीधे ज़ाओचिन के हाथ में पहुंच गया। अब ज़ाओचिन भी ये देखकर थोड़ा सा हैरान था कि एरो अपने आप उसके पास कैसे आ गया। साथ ही साथ वो एरो अपनी पावर्स को भी रिलीज कर रहा था, जो देखते साथ ही डीमन मोहा लुंसा के होश उड़ गए। वो कह रहा था ना ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो सन पियर्सिंग एरो है जो कि हजारों सालों से यहाँ पर कैद था। ये गॉड ऑफ लाइट का सेक्रेट रेलिक होने की वजह से कोई भी इस एरो को यूज नहीं कर पाया, तो फिर तू इसे कंट्रोल कैसे कर सकता। जिस पर ज़ाओचिन उसे ताना मारते हुए कहने लगा कि मोहा लुंसा मुझे तो ऐसा लगता है कि गॉड ऑफ लाइट मेरा ही साथ देने वाले, इसलिए तो उनका ये सन पियर्सिंग एरो खुद होकर मेरे पास आ गया। और अब ज़ाओचिन ने उस सन पियर्सिंग एरो को हवा में उछालते हुए सीधे उस पर एक लात जड़ दी, जिसके चलते वो एरो मोहा लुंसा को मारने के लिए उसकी तरफ निकल पड़ा। यहाँ पर मोहा लुंसा ने भले एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली थी, लेकिन सन पियर्सिंग एरो ने उसकी धज्जियां उड़ाते हुए सीधे वो मोहा लुंसा के सीने में आर पार हो गया। इधर मोहा लुंसा मौत की कगार पर होकर भी उसका घमंड कम नहीं हुआ था। वो कहता है कि गॉड ऑफ लाइट का एरो भी मुझे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन फाइनली उस एरो ने अपना काम कर दिखाया। यहाँ पर उस डीमन की बॉडी अपने आप शटर हो रही थी, तो मोहा लुंसा चिल्लाते हुए कहने लगा कि मैं गॉड बनने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन तेरे जैसे मामूली इंसान ने मुझे हरा दिया, इसलिए मैं इस नियति को एक्सेप्ट करने से मना कर देता हूँ। मगर किस्मत तो अपना फैसला सुना चुकी थी, जिसके चलते मोहा लुंसा की बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है।
और ये देखकर ही ज़्याओचन ने थोड़ी सी सुकून की सांस ली। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते साथ ही दूसरी मुसीबत उसके सामने आ धमकी। दरअसल जो सेक्रेड रेलिक मोहा लुन्सा कंज्यूम करने वाला था वो वहीं पर आजाद पड़ा है और अब उसने अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसकी पावर इतनी ज्यादा भयानक थी कि वो उस टेम्पल को चीरते हुए वहाँ से बाहर निकलने लगती है। साथ ही उस एनर्जी ने तो उस पूरे इलाके में तूफान मचा दिया। तब तक लियांग भी अपने मास्टर के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। तो लियांग के मास्टर फटाफट से उनके सामने एक पावरफुल शील्ड को फॉर्म कर लेते हैं ताकि वो इस डोमिनेटिंग एनर्जी से अपने डिसाइपल और खुद को बचा सके। और अब यहाँ पर एक जोरदार क्लैश होने के बाद वो एनर्जी अपने आप वैनिश हो गई। वहीं पर लियांग थोड़ा सा परेशान होकर अपने मास्टर सैंडर से पूछने लगा कि क्या हमें यहाँ पर आने में देर हो गई। दरअसल मास्टर सैंडर भी इस पावर को एब्जॉर्ब करना चाहते थे ताकि वो अपनी खोई हुई सारी पावर को दोबारा से रीगेन कर सके। लेकिन वो इस एनर्जी के जलजले को देखकर ही समझ गए थे कि यहाँ की सेक्रेड रेलिक पर जो सील लगा हुआ था वो डेफिनेटली ब्रोकन हो चुका। अब ये सुनते साथ ही लियांग तो और भी ज्यादा परेशान हो गया। वो कहता है कि शायद उस डीमन मोहा लुन्सा ने उस आर्टिफैक्ट पर कब्जा कर लिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ मोहा लुन्सा काफी ज्यादा ईवल क्रीचर है। अगर वो सेक्रेड रेलिक उसके हाथ लग गया तो इस दुनिया में तबाही मचेगी। वो बंदा इस दुनिया पर हुकूमत करने के लिए न जाने कितनी सारी मासूमों की जान लेगा। जिस पर मास्टर सैंडर कहते ना, मोहा लुन्सा ने उस सेक्रेड आर्टिफैक्ट को क्लेम नहीं किया, बल्कि ये तो कोई और है जिसने उस सेक्रेड रेलिक पर कब्जा कर लिया। अब ये सुनते साथ ही लियांग काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहने लगा कि मास्टर फिर तो हमने उस बंदे को रोकना चाहिए। जिस पर मास्टर सैंडर कहते कि ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमें लगा था कि यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट का कोई सेक्रेड रेलिक होगा, मगर ये तो एक ईवल एंटिटी है जिसे यहाँ पर सील किया गया था। जो भी इस सेक्रेड रेलिक पर कब्जा करेगा वो एंटिटी उसकी बॉडी को छीन लेगी। वहीं दूसरी तरफ केव के अंदर ज़्याओचन कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि बताओ तुम कौन हो, मेरे साथ ये फालतू की गेम खेलकर अपना वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से मेरे सामने अपीयर हो जाओ। जिसके चलते वो एनर्जी आपस में ही गैदर होने लगी। साथ ही साथ ज़्याओचन को उस बंदे की आवाज भी सुनाई दे रही थी जो कि जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि शायद मैं एक लंबे अरसे से सोया हुआ था। इतना वक्त बीत चुका है कि मैं खुद ही भूल गया कि गॉड ऑफ लाइट के हाथों मुझे मारा गया था और फिर उसी ने मेरी सोल को यहाँ पर सील कर दिया ताकि इस दुनिया से मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन समय ने गॉड ऑफ लाइट की इस चाल को हरा दिया। तभी ज़्याओचन उससे कहने लगा कि अच्छा तो तुम हो डेथ गॉड गैलन। मुझे ताज्जुब हो रहा कि गॉड ऑफ लाइट भी तुम्हें मार नहीं पाया। और उतने में ही डेथ गॉड गैलन ज़्याओचन के सामने अपीयर हो जाता है। वो ज़्याओचन से कह रहा था, इंसान तू काफी ज्यादा लकी है जो तुझे मेरे जैसा पावरफुल गिफ्ट मिला। तूने तो अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो तुझे यहाँ पर लेके आ गई। अब मेरी जितनी भी अधूरी ख्वाहिशें थी वो सब पूरी हो जाएगी। जो कुछ मेरा था वो सब मैं वापस से इनहेरिट करूंगा। तुम्हारी बॉडी के अंदर मैं रहूंगा और तुम बनोगे गॉड। और इतना कहते साथ ही डेथ गॉड गैलन ने सीधे ज़्याओचन की बॉडी पर हमला कर दिया। यहाँ पर वो ज़्याओचन की बॉडी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता था, लेकिन ज़्याओचन उससे कह रहा था कि जल्दी से बाहर निकल, ये मेरी बॉडी है, तेरे बाप का घर नहीं जो तू मुंह उठा के चला आए। और वाकई डेथ गॉड को ज़्याओचन की बॉडी ने बाहर की तरफ ढकेल दिया था। वो कहता है, वाह बच्चे, तूने तो मुझे हैरान कर दिया। पता नहीं तेरे अंदर ऐसे कितने सी ऑफ कॉन्शियसनेस है। खैर तेरे पास न जाने कितने ही सारे माइंड स्पेस ही क्यों ना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुझे कुछ भी करके मुझे अपनी बॉडी में पनाह देनी ही पड़ेगी। और इतना कहते साथ ही उस डेथ गॉड ने अपने एरो चेन्स को रिलीज करना शुरू कर दिया। साथ ही उस अल्टर पर जितने भी पिलर्स मौजूद थे, डेथ गॉड ने उन सभी को अपनी जंजीरों से जकड़ लिया ताकि ज़्याओचन चाहकर भी वहाँ से भागने न पाए। और अब देखते देखते ज़्याओचन भी पूरी तरह से उसकी जंजीरों में ट्रैप हो जाता है। वो चाहे कितनी ही स्ट्रगल क्यों न करे, खुद को आजाद नहीं कर पा रहा था। और तभी डेथ गॉड उसे काफी केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी के साथ एक गड़बड़ी महसूस हो रही। तुम्हारे पास कुछ तो अलग है जो आम मॉर्टल्स के पास नहीं होता। और फिर थोड़ी देर में डेथ गॉड गैलन को सब कुछ पता चल गया। वो काफी ज्यादा हैरान होकर ज़्याओचन से कहने लगा कि अरे वाह, तुम तो एक्चुअल में एक लिविंग डेड हो, यानी कि ना ही तुम जिंदा हो और ना ही मरे हो। अब ये सुनते साथ ही ज़्याओचन उस पर भड़क गया। वो कह रहा था कि तूने तो पहले खुद में झांकना चाहिए। तू तो ना ही एक डीमन है और ना ही एक सोल है। तू तो बस एक चलता फिरता मुर्दा है जो बेवजह की मेरे सामने बकवास कर रहा। हालांकि डेथ गॉड गैलन उसकी बातों पर तवज्जो नहीं देता। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है, इंटरेस्टिंग, तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी चाल खेली गई है, एक ऐसी कंस्पायरेसी जिसे हजारों सालों पहले ही डिजाइन किया गया। लेकिन अगर एंशिएंट टाइम्स की बात की जाए तो तब गॉड
गॉड काफी ज्यादा पावरफुल थे। उनके सामने इंसानों की स्कीम्स तो बस एक जोक होगी। तो फिर देवताओं की उस एरा में इस चालबाजी का मास्टरमाइंड कौन होगा, ये पता तो लगाना ही पड़ेगा। और इतना कहते साथ ही उसने दोबारा से ज़ाओजिन की बॉडी में एंटर किया। लेकिन उसके ज़ाओजिन की बॉडी में एंटर करते साथ ही ज़ाओजिन की डिमोनिक पावर अपने आप एक्टिवेट हो गई। उस एनर्जी ने तो अनलिश होते साथ ही उन सारी जंजीरों को तोड़ दिया था, जिसके चलते ज़ाओजिन अब आजाद हो गया। मगर उस डेथ गॉड के अपने जिस्म में दाखिल होने की वजह से ज़ाओजिन को काफी ज्यादा पेन होने लगी। वो उसे कह रहा था कि जल्दी से मेरे दिमाग से बाहर निकल। और अब यहाँ पर हमें ज़ाओजिन की बॉडी के अंदर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर डेथ गॉड पहुंच चुका था। वो उसकी दिमाग की वेन्स को ऑब्जर्व करते हुए ज़ाओजिन को बताने लगा कि हाल ही में तुमने अपनी मेमोरीज को लॉस्ट किया था और फिर अपनी याददाश्त खोने के बाद तो तुमने बड़ा ही चौंकाने वाला काम कर दिया। तुमने अपनी ही जानी दुश्मन के साथ शादी कर ली। लेकिन हद तो पार तब हो गई जब तुम उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल चुके। सच बताओ तो मुझे तुम पर तरस आ रहा। ऐसी बुरी किस्मत तो किसी की नहीं होनी चाहिए। अब ये सुनते साथ ही ज़ाओजिन उसे गुस्से में पूछने लगा कि बताओ तुम ऐसी बकवास क्यों कर रहे हो। जिस पर डेथ गॉड कहता है बच्चे मैं तेरे साथ मजाक क्यों करूँगा, मजाक तो तेरे साथ किस्मत ने किया है। क्या तुझे नहीं लगता कि किस्मत का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा ट्विस्टेड है। वो हमारे साथ कुछ ऐसे गेम खेलती जिससे हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वही तुम्हारे साथ हुआ। तकदीर ने तुम्हारे साथ ऐसा गेम खेला कि तुम अपने दुश्मन को ही अपना प्यार समझ बैठे। सो अब डेथ गॉड की ये सारी बातें सुनते साथ ही ज़ाओजिन को कुछ विजन्स नजर आने लगे, जहाँ पर मिंग केजिन ने उसके ऊपर तलवार रेस की थी। लेकिन ज़ाओजिन तो इस सच्चाई पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। उस डेथ गॉड से कहता है कि ये बस एक भ्रम है, तुम मुझे ऐसे ऐसे इल्यूजन दिखाकर मेरे विल को ब्रेक करना चाहते हो। जिस पर डेथ गॉड कह रहा था कि ना मैं तुम्हारी विल पावर को टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल पावर है। लेकिन चाहे तुम कितने ही अमेजिंग क्यों ना हो, गॉड के सामने तुम्हारी औकात हमेशा किसी कीड़े के बराबर होगी। वेल यहाँ पर ज़ाओजिन को काफी ज्यादा पेन होने लगी, साथ ही साथ उसकी बॉडी भी अपने आप ट्विस्ट होने लगी। दरअसल ज़ाओजिन यहाँ पर डेथ गॉड को अपने माइंड स्पेस से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें वो काफी हद तक नाकाम रहा। यहाँ पर डेथ गॉड उससे कहता है कि तू चाहकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक गॉड हूँ और तू है एक मामूली सा मॉर्टल। भला तेरी ये 2 कौड़ी की पावर मेरी डिवाइन एबिलिटीज के सामने कब तक ही टिक सकती है। अब तेरे सामने बस एक ही ऑप्शन है, जल्दी से मेरे सामने सरेंडर कर दे। तुझे अपने कॉन्शियसनेस को मेरी कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज करना होगा। मेरी पावर्स को हासिल करने के बाद तो तुम एक सुप्रीम डेटी बनोगे। तो क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस है। अक्सर ही मॉर्टल्स ऐसी अपॉर्चुनिटीज को हासिल करने के लिए मरे जाते, और मैं खुद तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ मर्ज हो जाओ। एक सुप्रीम गॉड बनने के बाद तो मौत भी तुम्हें छू नहीं सकती, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। अमरत्व तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, और पावर्स की तो क्या ही बताओ, तुम इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हो। मेरा लाइफ लॉन्ग जमा किया हुआ सारा इनहेरिटेंस तुम्हें मिल जाएगा, तो बच्चे जल्दी से हाँ बोल दे। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि ना ही मुझे इस दुनिया पर हुकूमत करनी है और ना ही इमॉर्टल बनना। तेरे अमरत्व की तो ऐसी की तैसी, तू गॉड है तो क्या हुआ, लेकिन ये बॉडी मेरी है और मैं इस पर तुझे कब्जा करने नहीं दूंगा। मगर डेथ गॉड उसकी एक नहीं सुनता, वो तो ज़ाओजिन के माइंड स्पेस में पहुंच चुका था। वो कह रहा था बच्चे मुझे तेरे परमिशन की कोई जरूरत नहीं, मैं अब जबरदस्ती से तेरे कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाऊंगा। मगर अब ज़ाओजिन के माइंड स्पेस में पहुंचने के बाद तो डेथ गॉड काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है कि यहाँ पर 10,000 साल पुरानी वॉइड कहाँ से आ गई। इसका मतलब तो ये हुआ कि तू 10,000 सालों से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। वेल ये सारी बातें पता लगने के बाद वो डेथ गॉड काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन उससे ज्यादा शॉक हुआ ज़ाओजिन। वो खुद से ही सवाल पूछने लगा कि क्या वाकई में 10,000 सालों से इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा हूँ। साथ ही मुझे ऐसा फील हो रहा कि मेरे दिल में एक सैडनेस है जिसे मैं हजारों सालों से महसूस करता आ रहा। इधर वो डेथ गॉड कह रहा था कि यहाँ पर एक एंडलेस वॉइड है जिसने मुझे स्वैलो करते हुए मेरे सेंस ऑफ डायरेक्शन को भी स्टोल कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो क्यों ना तेरी सारी मिस्ट्रीज का पता लगाऊं। चलो देखते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना ज्यादा स्पेशल बनाता। और इतना कहते साथ ही डेथ गॉड ने
ने ज़ाओचन के माइंड स्पेस को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, जिससे ज़ाओचन को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो एक गहरे समंदर में गिर चुका है और फिर उसके आसपास पुरानी यादों की बुलबुलें तैरने लगे, जिसमें उसे मेंग केजिन नजर आ रही थी, जो कि ज़ाओचन से बेइंतहा प्यार करती है। हाँ, मेरा मतलब है याददाश्त खोने के बाद वाला प्यार। ज़ाओचन खुद से ही कह रहा था कि शायद मैं आज मरने वाला हूँ, लेकिन अभी तक मैंने अपनी बीवी को नहीं बचाया। शादी के वक्त मैंने उससे वादा किया था कि मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे कुछ भी करके अपने वादे को निभाना होगा। साथ ही मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि मैं असल में हूँ कौन। मेरे ऐसे कौन से दुश्मन हैं जो 10,000 सालों से जिंदा थे। और अब यहाँ पर ज़ाओचन एक ही सवाल बार बार दोहराने लगा कि आखिर मैं हूँ कौन। यहाँ पर उसने अपने दिमाग पर काफी ज्यादा जोर डाला था, जिसके चलते फाइनली उसे अपने सामने मेंग केजिन नजर आई। इतना ही नहीं, ज़ाओचन को ये भी याद आता है कि मेंग केजिन ने उसे पॉइजन से अटैक करके बुरी तरह से घायल किया था। साथ ही उसे डोंगडोंग और यूजिन के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे और फिर ज़ाओचन की सारी पुरानी यादें ताजा हो गई। उसकी मेमोरीज दोबारा से रिस्टोर हो चुकी थी। उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए जितने भी मुकाबले किए थे वो एक पिक्चर जैसे उसके सामने रिवील हो गए। वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि फाइनली मुझे सब कुछ याद आ गया। इधर डेथ गॉड ज़ाओचन के माइंड स्पेस में एक बहुत बड़े दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया और उतने में उस दरवाजे से एक अनजान पावर निकल कर उसे जकड़ लेती है। इधर ज़ाओचन ने भी हवा में फ्लोट करते हुए अपने असली पोस्चर को रिवील कर दिया और डेथ गॉड से कहता है कि पहले ही मेरे माइंड स्पेस में लोगों की भीड़ लगी है, न जाने कितने ही सारे लोग मेरे माइंड स्पेस में एग्जिस्ट करते। और डेथ गॉड गैलन, तुम अभी भी यहाँ पर पधारे हो तो मेरे माइंड स्पेस में तहे दिल से तुम्हारा स्वागत है। चलो विटनेस करो कि मेरा माइंड स्पेस किस चीज से बना हुआ था। वहीं पर हम ज़ाओचन की इवल फॉर्म को भी देख पाते, जो कि एक बड़े से चेस पीस पर फैलाकर बैठा हुआ था। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि अरे वाह, यहाँ पर तो एक नए बंदे की एंट्री हो गई। शायद इसे अपनी मौत से जरा भी डर नहीं लगता, इसलिए तो मुंह उठाकर यहाँ चला आया। तो चल अब मैं तुझे इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरे माइंड स्पेस से। यहाँ से थोड़ी आगे जाने के बाद तुझे देवताओं का कब्रिस्तान नजर आएगा और डेथ गॉड वाकई उस कब्रिस्तान में पहुँच चुका था। वो तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था कि एक मॉर्टल की बॉडी में देवताओं का इतना बड़ा कब्रिस्तान कहाँ से आ गया। ऐसा भयानक नजारा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। जिसके बाद डेथ गॉड वहाँ मौजूद ग्रेवयार्ड पर लिखे हुए नाम पढ़ने लगा, जिस पर सीजर, नास, ज़ानोज़ी और आओ सांक्टियाने से बड़े बड़े नाम लिखे हुए थे। जिसके बाद वो ग्रेवयार्ड अपने आप ही शेक होने लगता है। वहाँ मौजूद चट्टानें ग्रेविटी के खिलाफ जाकर हवा में फ्लोट कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जमीन का सीना चीर कर बाहर आ रहा है। और यही सब देखकर डेथ गॉड की तो फटके हाथ में आ गई और उतने में डेथ गॉड ने देखा कि उसे एक बड़े से जायंट ने अपने हाथ पर उठा लिया है। दरअसल वो एक पावरफुल डीमन गॉड था और उतने में ही डेथ गॉड के सामने न जाने कितने ही सारे एंशिएंट गॉड्स और डीमंस अपीयर हो गए। इसलिए वो काफी ज्यादा पैनिक होते हुए उनसे पूछने लगा कि तुम सबके सब एंशिएंट ईरा से बिलोंग करने वाले पावर हाउसेस हो, तो फिर इतने सारे गॉड्स और डीमन एक मॉर्टल की बॉडी में कैसे दफनाए गए? ना, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक मॉर्टल की बॉडी काफी ज्यादा फ्रेजाइल होती, वो तो एक डीमन को भी अपनी बॉडी में हैंडल नहीं कर सकता। मगर यहाँ पर तो एंशिएंट गॉड्स और डीमंस की भीड़ लगी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मॉर्टल एक डिवाइन टूम्ब है, जिसने हेवन को खुद अपने अंदर समा के रखा। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि ज़ाओचन की एनर्जी बड़ी तेजी के साथ उसके आसपास रिवॉल्व हो रही। वेल, यहाँ पर डेथ गॉड काफी ज्यादा पैनिक होते हुए कहने लगा कि जिस भी मास्टरमाइंड ने इसे बनाया है, ये आइडिया काफी ज्यादा भयानक होगा। ये तो अर्थ को शैटर करने वाली स्कीम है। बताओ वो कौन है जिसने इतनी बड़ी चाल रची? कोई तो भयानक है जिसने इस गेम को अंजाम दिया। मगर उतने में वहाँ पर एक ब्लैक कलर का पुल अपीयर हो गया, जिसमें से कई सारे डिमोनिक हैंड बाहर निकलकर उस डेथ गॉड को अपने अंदर खींचने लगते हैं। डेथ गॉड तो उनके सामने रहम की भीख मांगने लगा कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा। मगर यहाँ पर वो आया अपनी मर्जी से था और जाएगा इस कब्रिस्तान की मर्जी से। हालांकि इधर ज़ाओचन ने डेथ गॉड की बातें सुन ली थी। वो कह रहा था कि डेथ गॉड ने किसी अर्थ शैटरिंग प्लानिंग का जिक्र किया था या
यानी कि डेथ गॉड को जरूर से कुछ पता होगा। हो सकता है कि इस बंदे से मुझे मेरे काम की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इधर डेथ गॉड तो उस ब्लैक पुल में काफी डीप घुसता जा रहा था। वो उनसे कहता है कि मैं अभी अभी आजाद हुआ हूँ, मैं इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे भी सर्वाइवल का एक मौका दो। मैं तो बस एक मामूली सा डेथ गॉड हूँ, मैं तुम्हारा प्यादा बनने की बिल्कुल भी लायक नहीं, इसलिए प्लीज मुझे रिहा करो। तभी ज़ाओजिन उससे पूछने लगा कि डेथ गॉड गैलन बता तुझे क्या पता है। तो डेथ गॉड कहने लगा कि ये एक डिवाइन टूम है जहाँ पर एंशिएंट गॉड्स और डीमन एक साथ मिलकर किसी और के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उस भयानक मास्टरमाइंड के बारे में नहीं जानता, प्लीज मुझे रिहा करो। मगर तब तक उस ब्लैक पुल ने डेथ गॉड को अपने अंदर पूरी तरह से समा लिया था। बेचारा डेथ गॉड इतने कई सौ सालों बाद जिंदा हुआ था और फिर से मारा गया। ऐसी बेकार किस्मत तो किसी की नहीं होनी चाहिए। उसने ज़ाओजिन की माइंड स्पेस में एंटर करने की भारी कीमत चुका दी थी। और अब यहाँ पर हमें ज़ाओजिन के लाइफ एंड डेथ ऑर्ब नजर आते हैं जो कि दोबारा से आपस में मर्ज हो गए थे। साथ ही साथ इस पल में ज़ाओजिन को हेवन डिफायर ने कई बातें याद आने लगी। सो गाइस, अगर आपको याद होगा कि एक लंबे अरसे पहले ज़ाओजिन की इस हेवन डिफायर के साथ मुलाकात हुई थी। ये भी ज़ाओजिन जैसा ही एक लिविंग डेड है, यानी कि ना ही ये जिंदा था और ना ही मरा था। उसने भी ज़ाओजिन के सामने इसी अर्थ शैटरिंग स्कीम का जिक्र किया था। उसने ज़ाओजिन को बताया था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। मेरे ख्याल से इस प्लान को बनाने के लिए हजारों सालों का वक्त लगा होगा। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसे मोशन में लाने के लिए न जाने कितनी ही सारी सदियां बीत गई और अब एक खेल हजारों सालों तक चलता रहेगा। लेकिन मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि इस खेल का मास्टरमाइंड है कौन, उनका असली मकसद क्या होगा। वाले सारी बातें याद करके ज़ाओजिन और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था कि डेथ गॉड अगर नहीं मरता तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती थी, लेकिन ये अच्छा खासा मौका भी मेरे हाथ से निकल गया। पता नहीं मेरे अंदर वो कौन सा सीक्रेट छुपा है। मैं 10,000 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन फिर मैं दोबारा से वापस आ गया। क्या मैं किसी और के लिए बस एक मामूली सी वेसल हूँ? लेकिन अगर मैं किसी और के शतरंज का प्यादा हूँ तो ये बात मुझे पसंद नहीं आएगी। मैं तकदीर के इस खेल को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मगर अब ज़ाओजिन के पास सच्चाई जानने का और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बेचारा डेथ गॉड उसे कुछ बता सकता था, लेकिन ज़ाओजिन के माइंड स्पेस ने उसे तुरंत ही निगल लिया। शायद उसका माइंड स्पेस नहीं चाहता कि ज़ाओजिन को कभी सच्चाई पता चले। और अब ज़ाओजिन मायूस होकर यहाँ से बाहर जाने लगा, लेकिन उतने में सन पियर्सिंग एरो ने खुद को आजाद करते हुए तुरंत ही ज़ाओजिन की तरफ रवाना हो गया। वेल, यहाँ पर ज़ाओजिन ने एक बार फिर से उसे होल्ड कर लिया था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस सन पियर्सिंग एरो उसे फॉलो क्यों करना चाहता। और उतने में ज़ाओजिन ने नोटिस किया कि उसके हाथ पर सोया हुआ बेबी डोंगडोंग काफी तेजी के साथ ग्लो कर रहा है और ये सन पियर्सिंग एरो भी डोंगडोंग के साथ मर्ज होने के लिए ही उसके पास आया था। दरअसल कुछ दिनों पहले ही डोंगडोंग ने गॉड ऑफ लाइट की डिवाइन हड्डी को एब्सॉर्ब किया था और ये सन पियर्सिंग एरो भी गॉड ऑफ लाइट का ही आर्टिफैक्ट था। तो हो सकता है इसी वजह से वो डोंगडोंग के साथ मर्ज होना चाहता। खैर, उस एरो ने अब हवा में फ्लोट करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करना शुरू किया, जो देखते साथ ही ज़ाओजिन की तो होश उड़ गए थे और अब वो एरो अपनी सारी पावर ज़ाओजिन की बॉडी में समाने लगा। बेसिकली वो सारी पावर डोंगडोंग की बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी थी, जिसके चलते फाइनली डोंगडोंग भी ज़ाओजिन की बॉडी से बाहर आ गया। वो अब अपने असली फॉर्म में आ चुका था। और अब यहाँ पर ज़ाओजिन और डोंगडोंग एक दूसरे को देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गए। ये दोनों तो ऐसे बर्ताव कर रहे थे मानो बचपन में ही मेले में बिछड़े हुए दो भाई हो, जो कि एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से मिल गए। वेल, डोंगडोंग ने तो खुशी के मारे ज़ाओजिन के मुंह को चाटना ही शुरू कर दिया। ये डोंगडोंग का अपना प्यार जताने का अलग सा तरीका है। इधर ज़ाओजिन को तो उसकी वजह से काफी ज्यादा गुदगुदी होने लगी, तो डोंगडोंग से कहता है कि बस कर मेरे भाई, अब क्या तू मुझे नहलाने वाला है? तो डोंगडोंग कहता है सॉरी मेरे भाई, मेरा सारा प्यार मुंह से बाहर निकल गया। तो अब ज़ाओजिन एक हैंकी का इस्तेमाल करते हुए अपने मुंह को साफ करने लगा, लेकिन फिर उस नैपकिन को देखते साथ ही ज़ाओजिन को मिंग के जिन की याद आई। उसी ने बड़े ही प्यार से ज़ाओजिन के लिए इस नैपकिन को डिजाइन किया था और अब उसे अचानक से ही रियलाइज हुआ कि उसने इन कुछ दिनों में कितने बड़े बड़े तीर मारे हैं। वो काफी ज्यादा परेशान होकर डोंगडोंग से कहने लगा कि मेरे भाई, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा। पता नहीं मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई।
अब डोंगडोंग इस पर क्या ही बोलेगा, वो तो अपने दोस्त के सारे कारनामे लाइव देख चुका है। खैर अभी सीन यहीं पर कट होकर हम मास्टर सैंडर और लियांग को देख पाते हैं, जो कि उस टेम्पल से वापस जाने लगे। मास्टर कह रहे थे कि यहाँ पर आना तो पूरी तरह से बेकार रहा। वो जो भी कोई पर्सन था उसकी बॉडी पर अब डेथ गॉड गैलन ने कब्जा कर लिया होगा, तो अब उस डेथ गॉड को खुद को रिकवर करने से पहले ही हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना वो आते साथ ही हमारा काम तमाम कर देगा। वेल यहाँ पर मास्टर सैंडर काफी ज्यादा परेशान थे। वो लियांग को बताती है कि अभी मॉर्टल्स की दुनिया जल्दी एक लिविंग हेल बनने की कगार पर है। डेथ गॉड यहाँ के हर एक मासूम को खत्म कर देगा और हमारी मजबूरी ये है कि हम उसे चाहकर भी रोक नहीं पाएंगे। और उतने में वहाँ पर हम एक एनर्जी को देख पाते हैं। दरअसल ये डीमन मोहा लुन्सा का स्पिरिट था। वो कहने लगा कि कुछ देर पहले यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उस कमबख्त ज़ाओजिन ने वहाँ आते साथ ही एकदम से ही वक्त को बदल दिया। मुझे तो लगा था कि मैं डेथ गॉड की मदद से इस दुनिया पर रूल करूंगा, मुझे एक सुप्रीम डेटी बनना था, लेकिन उस कमीने ज़ाओजिन ने तो मुझे एक मामूली सी सोल बना दिया। इतना ही नहीं, उसने तो डेथ गॉड गैलन को भी डिवावर कर लिया। और उसी वक्त मास्टर सैंडर भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मोहा लुन्सा को कमजोर करते हुए अपने हाथ में दबोच लिया। मगर अभी भी मोहा लुन्सा का घमंड कम नहीं हुआ था। वो पूछने लगा कि बता तू है कौन जिसने मोहा लुन्सा द अनडाइंग किंग को दबोचने की जरूरत दिखाई। तो सैंडर कहते अरे मोहा लुन्सा तुम अभी भी जिंदा हो, तो चलो अब आ ही गए हो तो मेरे सप्लीमेंट बन जाओ। और इतना कहते साथ ही मास्टर सैंडर ने उसे निगल लिया। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।